हाय गाइस, सो वेलकम टू द पार्ट 10 ऑफ द ओपियोइड सीरीज़। सो अभी तक हमने फार्माकोडायनामिक्स में बाकी सिस्टम की बात कर चुके हैं। स्किन रह गया, इम्यून सिस्टम रह गया, ठीक है, और थोड़े मिसलेनियस टॉपिक है वो कवर करेंगे उसके बाद। अभी यही कर लेते हैं। तो स्किन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा साइड इफ़ेक्ट है वो है प्रूराइटिस। ठीक है, प्रूराइटिस बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। तुमने केसेस कराए होंगे स्पाइनल में, एपिड्यूरल में विद फेंटेनिल यूज़ तो देखा होगा। ठीक है, इवन मॉर्फिन भी दोगे ना सब एराकिनोइड ब्लॉक में तो भी मिल जाएगा तुमको इफेक्ट ये वाला। और फ्लश स्किन मिल सकता है, अर्टिकेरिया मिल सकता है। ठीक है, अर्टिकेरिया इंपॉर्टेंट तब हो जाएगा जब हमारा एनाफिलेक्सिस वगैरह सस्पेक्ट कर रहे होंगे, जो कि हो तो किसी भी चीज़ से हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली इट इज सीन विद द एपिड्यूरल ओपियोइड्स एंड जस्ट मेंशन सब एराकिनोइड ब्लॉक, उससे भी होगा। और मोस्ट कॉमन पॉपुलेशन जिसमें देखा जाता है वो है प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर एज यू नो प्रोजेस्ट्रॉन हाई होता है, एस्ट्रोजन हाई होता है, तो ये हार्मोनल, ये जितने भी हार्मोन्स होते हैं इनके साथ इंटरेक्शन होता है हमारा ओपियोइड का। दैट इंटरेक्शन कॉजेस दिस प्रूराइटिस, मतलब इंटेंस कंपेयर टू अदर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। मेरी अंग्रेज़ी को थोड़ा सा नकार देना। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, बस बकचोदी करना मुझे थोड़ा सा इसी भाषा में पसंद है, इसीलिए इसी में बनाता हूँ। चलो काम की बात करते हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका? एपिड्यूरल ओपियोइड जो होता है, ठीक है, मतलब तुम्हारा ड्रग कहीं पे लंबर रीजन में पड़ा होगा। अगर सर्वाइकल है, थोरैसिक है और फिर लंबर, क्या ही बना दिया तुमने, लंबर में कहीं पे दिया, फिर ड्रग ऐसे स्प्रेड करता करता ऊपर तक चला गया, तो कहाँ पहुँचेगा? पहुँचेगा हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर। ठीक है, मेडुला के अंदर कौन सा न्यूक्लियस होता है? ट्राइजेमिनल जो हमारा न्यूक्लियस होता है, उससे इंट्रैक्शन होता है वहाँ के म्यू रिसेप्टर से, जिसकी वजह से 5-HT3 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, सेरोटोनिन बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रूराइटिस हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इफेक्ट इज नॉट हिस्टामिन मीडिएटेड। हिस्टामिन मीडिएटेड कौन सा इफेक्ट होता है? याद करो, पहले बता चुका हूँ मैं ये, चलो दोबारा बताता तो तब तक सोचो। एक कौन से सिस्टम में होता है? याद आ गया? चलो देख लेते हैं। ब्रोंकोमोटर टोन बढ़ाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है हिस्टामिन रिलीज से। ठीक है, आजकल मज़ा आने लगा, मैं ऐसे यूज़ करने लगा हूँ उसको बार बार ही। ठीक है, तो हिस्टामिन रिलीज करवाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराता है, बट दिस इफेक्ट प्रूराइटिस वाला इज़ नॉट हिस्टामिन मीडिएटेड। ठीक है, उसी को मैंने दोबारा यहाँ पे रिएटरेट कर दिया दैट इट इज़ नॉट ड्यू टू हिस्टामिन रिलीज। सो and I also talked about the opioid trigeminal nucleus interaction. So that is the main mechanism, that how it works. Typically it involves the face, neck and upper thorax. So इसमें क्या important है कि face, neck, upper thorax. upper thorax में mainly the sternal region, ये जो बीच का पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे खुजली के लिए बोलेगा पेशेंट। इसके अलावा बोलेगा कि फेस में ये जो अपना ट्रायंगल बनता है फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द नोज टिल दे नीचे वाला ये जो मैंडिबल का पार्ट होता है, जो हमारा अगर एंगल ऑफ द माउथ से ड्रॉ करेंगे लाइन नीचे की तरफ, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द टंग, एपेक्स ऑफ द नोज से लेके नीचे तक, यहाँ पे एंगल ऑफ द माउथ से बिल्कुल नीचे तक चले जाएंगे मैंडिबल तक, तो ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे पेशेंट विल कंप्लेंट ऑफ इचिंग। ठीक है, मोस्ट कॉमन भी यही होता है, अगर आपने केसेस कराए होंगे सब एराकिनोइड ब्लॉक में प्रेग्नेंट फीमेल्स में खासकर, क्योंकि उन्हीं में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, तो इसी रीजन में बोलते हैं यूजुअली, या स्टर्नम में बोलेंगे। तो नोटिस करना अगली बार अगर नहीं करे कभी तो। पेशेंट आपको बेवकूफ़ नहीं बनाता है, ड्रग्स के इफेक्ट्स होते हैं इसलिए बताता है पेशेंट। ट्रीटमेंट क्या करोगे फिर इसका? ठीक है, एपिड्यूरल ओपियोइड इंड्यूस्ड है तो एंटी एपियोइड्स दे सकते हो। तो एंटागोनिस्ट क्या क्या हो गया? नैलॉक्सॉन, नैलॉक्सॉन दोगे तो एट अ वेरी लो डोज इफ़ यू गिव इट तो इफेक्ट आ जाएगा, दैट इज़ 0.25 to 1 mg। अब जैसे जैसे आगे हम डोज की बात करेंगे ना, तो दोस्त सबके लिए ही है, ये याद रखना कि डोज ना हमेशा स्टैंडर्ड सोर्सेज से भी चेक कर लेना। डोंट डिपेंड ऑन माई नोट्स फॉर द डोज। राइम हो गया ये तो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। मतलब अपना दिमाग लगाना है हमेशा, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज़। अपना क्लिनिकल एक्यूमेन यूज़ करो,
ट्रीटमेंट उस हिसाब से दो पेशेंट को। नालब्यूफिन दे सकते हैं, यूजुअली नालोक्सोन देते ही नहीं है, नालब्यूफिन ही दिया जाता है क्योंकि ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इफेक्ट होते हैं इसके, ठीक है, तो बहुत ही इफेक्टिव होता है ये। इसके अलावा ऑन्डेनसेट्रॉन हम देते ही है, तो वो भी 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, तो कुछ हद तक ऑन्डेनसेट्रॉन काम कर सकता है इसमें, ठीक है, बट इफेक्टिवनेस इज इंक्रीज इन दी ऑप्स पेशेंट, अदरवाइज बाकियों में ठीक ही है, इतना इफेक्टिव नहीं होता। इसके अलावा हम प्रोपोफॉल भी दे सकते हैं एट अ सब हिप्नोटिक डोज। दिस इज नॉट द फर्स्ट लाइन, बट वो थोड़ी देर के लिए रिलीफ तो मिलेगा ही, और उतने देर में अगर फेंटानिल वगैरह दिया है तो इफेक्ट चला भी जाता है। तो सब हिप्नोटिक डोज में यूजुअली 10-20 mg दोगे ना, बस बोलस, उसमें काम हो जाएगा तुम्हारा, जो एंटीएमेटिक में भी देते हैं हम। इसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक्स आर नॉट इफेक्टिव। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट ड्यू टू, ओके। तो हिस्टामिन रिलीज से फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो एंटीहिस्टामिन देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी फ्लैश की नट के एरिया का बता चुका हूँ मैं। अब प्लेसेंटा की बात करते हैं। प्लेसेंटा का मतलब क्या, इसका मतलब क्यों बताऊँगा तुम्हें मैं, पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो प्लेसेंटल बैरियर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारी बॉडी में नहीं, मेरी बॉडी में तो नहीं होगा कभी भी, फीमेल्स की बॉडी में जब वो प्रेग्नेंट होगी तब होगा, तो वो क्रॉस कर सकता है वहाँ से ड्रग हमारा ओपियोइड। क्यों क्रॉस करेगा? क्योंकि लाइपोफिलिक होते हैं ज़्यादातर, इसलिए क्रॉस कर जाते हैं ईजिली। तो जैसे ही वो फीटल सर्कुलेशन में पहुँचेंगे तो फीटस के लंग हाँ मतलब फीटल रेस्पिरेटरी सेंटर्स में पहुँचेंगे ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराएंगे, सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेशन से अपना इनिबिशन इफेक्ट देंगे और उसकी वजह से हो जाएगा। तो फीटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करा सकते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद। अगर बच्चा पेट में है, तुमने मान लो किसी पेशेंट को एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दिया है, लेबर एनाल्जेसिया दिया है, लेबर में थी फीमेल, उसको उस टाइम पे हमने ओपियोइड दे दिया, फेंटानिल दे दिया, तो उस टाइम पे कुछ नहीं होगा बच्चे को, ठीक है, रिस्क वाली कोई बात नहीं है। बच्चा क्योंकि पेट में है ना, अभी तो सांस ले रहा है नहीं ले रहा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सब कुछ तो प्लेसेंटा से मिल ही जा रहा है। बट बच्चा अगर उसके 1 घंटे बाद पैदा हो गया और अच्छा खासा फेंटा दे चुके हो तुम पेशेंट को, तब प्रॉब्लम है, तब बच्चे को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह सब कुछ होगा, ठीक है। दैट इज़ द इशू, इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर देना होता है लेबर एनाल्जेसिया में। जो हम देते हैं ड्यूरिंग LSCS तो वो तो इतना इफेक्ट ही नहीं आएगा। पहली बात तो देते ही बहुत कम है, और दूसरा सब एरेक्नोइड स्पेस में दे रहे हैं, तो बच्चे की प्लेसेंटा क्रॉस करेगा और फिर वो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा, वो भी 25 माइक्स ऑफ फेंटा, यूजुअली इतना ही देते हैं ना, 10 to 25 माइक्स, तो इतना इशू नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो प्लेसेंटा की बात कर ली, स्किन की बात कर ली, अब इम्यून सिस्टम की बात भी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इम्यून सिस्टम में ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि लिटरेचर इज़ वेरी बायस, कुछ कहते कुछ नहीं होता, कुछ कहते हैं कि बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, सेलुलर इम्यूनिटी हमारी अफेक्ट होती है। सेलुलर इम्यूनिटी में जो टी रेगुलेटरी सेल्स होते हैं ये सारे इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी साइटोटॉक्सिसिटी और ये सब पे भी फ़र्क पड़ता है। और इन जनरल जो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं उनकी भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का जो चैनल होता है, जो कि वो फिर टी सेल्स को प्रेजेंट करते हैं, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मेन इशू क्या है, मेन इशू ये है कि उसकी वजह से पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। डिलेड वुंड हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए वो मैकेनिज्म समझना भले ही इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी ये समझना है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है। तो पॉसिबल आउटकम में पहले डिलेड वुंड हीलिंग, जो कि सबसे नॉर्मल बात है, ठीक है। हमारा सेलुलर इम्यूनिटी ख़राब है, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, कैंसर का रिकरेंस का चांस बढ़ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ऑन्कोलॉजी में अब धीरे धीरे वी आर गोइंग टूवर्ड्स इंटरवेंशन पेन थेरेपी, ठीक है, जहाँ पे ओपियोइड हम बचा सके, ना देना पड़े पेशेंट को। बट अभी भी देते ही है, धीरे धीरे जा ही रही है दुनिया मतलब ओपियोइड्स से हट ही रही है। इसके अलावा हर्पीस लेबियालिस रीएक्टिवेशन में भी इसका रोल है, और भी जगह है, बाद में बात करेंगे कभी, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे। मेनली अब ख़त्म हो गया, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस की, और ओपियोइड इंड्यूस्ड हाइपरएल्जेसिया की। इसके अलावा हमने GIT, रेस्पिरेटरी सिस्टम, CVS, CNS सब कवर कर लिया, ठीक है।
तो ये ख़त्म करेंगे, फिर इंडिविजुअल ड्रग्स की जल्दी जल्दी बात करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ड्रग्स की डोजेज़ वगैरह कुछ कुछ है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ और बचता है। बहुत ही शॉर्ट रखेंगे जो इंडिविजुअल ड्रग वाला पार्ट होगा। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, जैसे मॉर्फिन और फेंटानिल यहीं पर ही आएगा ज़्यादा, तो बाकी जगह तो छोटा ही रहेगा। तो थैंक यू गाइस, कीप फॉलोइंग और वीडियो शेयर करो यार, बाकियों को भी बताओ कि कुछ बन रहा है। अच्छा लगे तो शेयर कर दो, बाकी मर्जी है।